गाइस गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में मैं बिल्डिंग मटेरियल स्पेस का एक सब सेगमेंट का बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये वो सब सेगमेंट है जहां पे आप देख रहे हो ये कंपनीज जो प्लाईवुड बनाते हैं, विनियर्स बनाते हैं, लैमिनेट्स बनाती है, फिर ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड जो होते हैं, एमडीएफ होते हैं, ये वो सारे कंपनीज का बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाम तो आई गेस आपके सामने है ही। और मैंने क्या किया ना, यहाँ पे 4-5-6 कंपनीज का सबका मतलब Q2 का नंबर्स, फिर उनका कॉन कॉल्स में क्या क्या हुआ, सब मिला के आपको इनसाइट देने वाला हूं, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस स्पेस में हो क्या रहा है, कंपनीज का मैनेजमेंट क्या क्या बोल रहे हैं, उनका आउटलुक क्या है, अच्छा बुरा क्या है, सब कुछ। अब आप मुझे मतलब कुछ मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स या ट्विटर के सब्सक्राइबर्स मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि सर आप कभी कभार ऐसे कंपनीज को क्यों कवर करते हो जिसमें ग्रोथ नहीं है एंड ऑल दैट। देखिए, मेरा काम ये है कि जितने हो सकता है सारे सेक्टर्स का नॉलेज आपको दे दूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स में ऐसे से फॉर एग्जांपल कोई प्लाईवुड कंपनी हो या किसी के पास डायरेक्ट पोर्टफोलियो में वो कंपनी हो, लेकिन उस बंदे को पता नहीं है कि कंपनी में हो क्या रहा है। ठीक है, और वो क्या होता है, सिंस से फॉर एग्जांपल आज आप देखोगे जनरली मीडिया में हो या बाहर कहीं भी हो, जो नैरेटिव्स मतलब फेंका जाता है, राइट, तो लोग क्या करते हैं ना, कंपनीज में प्रॉब्लम नहीं देखते हैं और मतलब वही लो पी रेशियो देख के घुस जाते हैं और फिर फंस जाते हैं, है ना। लेकिन मेरा काम यहाँ पे यही है कि पूरा कंपनी स्पेसिफिक आपको बात करके देना और सारे चीजों को लिंक करके देना, है ना। और आप देखोगे कि एक अच्छा हो या बुरा हो, आई ट्राई टू कवर एज मेनी सेक्टर्स एज पॉसिबल। ठीक है, सो अभी अगर हम बात करते हैं प्लाईवुड के, ठीक है, तो मैं एक चीज बता सकता हूं, ये सेक्टर में बहुत बुरा हालत है। मतलब पहले तो ऑफकोर्स मैं आपको बिग पिक्चर लेवल का कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं, फिर आपके इंडिविजुअल कंपनीज में उनके कॉन कॉल्स में क्या क्या हुआ, नंबर्स में क्या है, राइट, वो सब बताऊंगा। तो बिग पिक्चर लेवल ये है कि सिचुएशन बहुत ही बुरा है। ठीक है, मतलब अगर आज मेरा पैसा प्लाईवुड सेगमेंट के आसपास भी नहीं रहेगा, प्लाईवुड, एमडीएफ, ये सारे विनियर्स एंड ये सब, ये जो होम इंटीरियर का जो सामान बेचने वाले कंपनीज है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है सोचो। ठीक है, ये जो प्लाईवुड वगैरह बनाने के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं टिम्बर, मतलब वो पेड़ होता है ना, उनसे। अब पॉइंट ये है कि टिम्बर का सप्लाई में इश्यूज आने लग गया और टिम्बर का प्राइसेस बढ़ गया। ठीक है, तो एक तरफ अगर आपका रॉ मटेरियल, बिकॉज वो टिम्बर से ही ये सब प्लाई वगैरह बनता है ना, तो अगर आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाती है तो यहां पे क्या करना है सोचो ना। एक कंपनी का अगर कोई मार्जिन, अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट करनी है, तो दैट कंपनी हैज टू पास ऑन दैट इंक्रीमेंटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट टू द कस्टमर्स ना। लेकिन ये कोई भी कंपनी वो कर नहीं पा रहे, तो सबका मार्जिन यहाँ पे घट गया। ठीक है, और ये अभी का नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर्स, मतलब पिछले 4-5 क्वार्टरों से मतलब यही कहानी है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल प्राइसेस पे इनको कंट्रोल नहीं है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस जितना भी बढ़ता है, इनको वो रॉ मटेरियल प्राइसेस को डाइजेस्ट करना पड़ता है। बिकॉज दूसरे साइड में यहाँ पे जो डिमांड सिनारियो है, वहां पे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में इतना कंपटीशन है कि कोई भी प्लेयर अपने प्राइसेस को हाइक नहीं कर पाता है फाइनल प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए क्या हो रहा है, आप लॉजिकली सोचो, रॉ मटेरियल प्राइसेस गो अप बट योर सेलिंग प्राइसेस वही के वही रहा, मतलब क्या, आपका मार्जिन एकदम बहुत बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बात करूं, लाइक सेंचुरी प्लाईवुड का आई थिंक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल अराउंड 60% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% से गिरा, क्यों, जबकि उनका सेल्स ग्रोथ हुआ है कुछ 20% के आसपास। ठीक है, लेकिन पैट फेल 60%। इसका क्या मतलब कि ओवरऑल तुम्हारा थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ भी जो हो रहा है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इनटू ईपीएस का ग्रोथ। और अगर मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर को इस साल पिछले साल से कम वैल्यू मिल रहा है, बिकॉज इफ योर ईपीएस इज कॉन्ट्रैक्टिंग। और देखिए, हम शेयर होल्डर के ऊपर ही हम अर्निंग्स का कैलकुलेट करेंगे ना, जो कि ईपीएस होता है। सो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में सोचो, कंपनीज का बहुत प्रॉब्लम्स है, और इनका कॉन कॉल सुन के मतलब यही लगा मुझे, ये सेंचुरी प्लाई हो या ड्यूरो प्लाई हो या कोई भी दूसरा जो ग्रीन पैनल हो, सबके मैनेजमेंट का एक ही कहना है कि इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस के वजह से इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड से तो ऑफकोर्स आपको तो ये सब तो पता ही है कि ये सब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एक और चीज जो प्रॉब्लम्स में आया वो क्या है कि इस बार का जो मॉनसून था, ठीक है, इस बार का मॉनसून एक्सटेंडेड हुआ। मतलब मॉनसून का जो पीरियड होता है ना, मतलब मॉनसून का पीरियड क्या होता है, आप बताओ, Q2 में आप देखोगे, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर में जनरली हमारे देश में जुलाई के एंड तक मॉनसून खत्म हो जाता है। लेकिन इस साल में हमारे देश में बहुत जगहों में सितंबर तक एकदम बहुत अच्छा बारिश हुआ। ठीक है, अब इससे क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक जाते हैं या फिर एटलीस्ट पोस्टपोन हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों का अगर घर वर बनने में टाइम लग रहा है तो प्लाई किस पे लगाएगा, है ना। तो बेसिकली वो भी एक सिचुएशन है।
तो मॉनसून एक सिचुएशन, रॉ मटेरियल प्राइसेस का ये सिचुएशन, एंड तीसरा है इतना कॉम्पिटेटिव प्रेशर। ये एक ऐसा सेगमेंट है, मतलब आप देखोगे कोई भी प्लाईवुड कंपनी सबने तो अपना अपना ब्रांड बना लिया, ग्रीन पैनल, फिर आपका सेंचुरी प्लाई, बहुत एड्स देखोगे आपका, कितने सारे कंपनीज आप देखोगे आईपीएल में भी एड्स वगैरह देते हैं, कोई टीम के शर्ट के पीछे लिखा रहता है ये प्लाई कोई कंपनी का नाम। लेकिन पॉइंट यहां पे आता है कि ये ब्रांड बनाने के बाद भी, इतने सालों से ट्रैक करने के बाद, आई कैन टेल यू, ये लोग अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज वे में मार्केट शेयर को मतलब गेन नहीं कर पा रहे, जो आप देख रहे हो कि ज्वेलरी स्पेस में हो रहा है ना। तो ज्वेलरी स्पेस में जो हो रहा है वो प्लाईवुड एंड ये सब लैमिनेट स्पेस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक और पॉइंट। अब आई गेस बिग पिक्चर लेवल पे अब वही है कि लाइक यहाँ पे और फोर्थ लेवल पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी का कोई अच्छा खासा कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सबका वही हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट का ग्रोथ, ठीक है। और सोचिए ना, अगर आपका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसके साथ आपका मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, और कोई भी मैनेजमेंट, देखिए टिम्बर का प्राइसेस कल क्या होगा वो किसी को नहीं, मतलब वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना, बिकॉज वो एक कॉमोडिटाइज्ड एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसका अगर सप्लाई में इशू आता है, मतलब वहां पे सप्लाई और भी थोड़ा कम हो जाता है तो प्राइसेस और भी बढ़ जाती है ना। और इस टाइप पे आपने देखा होगा, और आपने अगर अपने घर के बाहर भी जाते हो तो आप देखोगे कितने सारे प्लाईवुड के कंपनीज होते हैं ना, जिसमें आपका सेंचुरी प्लाई भी रहेगा और आपका लोकल चार डीलर भी वहां पे बैठा रहेगा। सो बात यह है कि ये वाले जो स्पेस में ना, ये वाले स्पेस को तो मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन ये वाले स्पेस में अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस 1 साल पहले का या 6 महीने पहले का भी उठा के देख लो, तो वो वाले क्वार्टरली अपडेट्स में मैंने ऐसे ही रोना धोना किया था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और हम थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखिए, अब चलिए एक एक कंपनी का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए सेंचुरी प्लाई का बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, सेंचुरी प्लाई का अच्छी बात यह है कि उनका जो प्लाईवुड वाला सेगमेंट है वो 20% से बढ़ा, लेकिन उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया 50% के आसपास से, ठीक है। तो ये एक बात है। ऑफ कोर्स इनका वो हाई टिम्बर प्राइसेस के बारे में मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बात किया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वही है कि उनको जब गाइडेंस पूछा गया तो उन्होंने वही बोला कि H2 में, पिछले H2 से यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 12% का टॉप लाइन का ग्रोथ। तो देखिए 10-12% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, और क्या पता कल जाके टिम्बर का प्राइसेस और बढ़ेगा तो इनका ईपीएस और भी घट सकता है। सो सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सिचुएशन अच्छा नहीं है। ऑल्दो आई कैन से सेंचुरी का जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग वाला डिवीजन है वो आपका वो एमडीएफ वाला सेगमेंट है, ठीक है, वुड पैनल एमडीएफ वाला सेगमेंट, जो आई थिंक 40% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सेंचुरी प्लाई का तो मेजोरिटी पोर्टफोलियो प्लाईवुड का है, लैमिनेट्स है, और फिर उसके बाद जाके आपका एमडीएफ और उनका आई गेस एक पार्टिकल बोर्ड का भी एक पोर्टफोलियो है। सो द पॉइंट इज के इसमें और कुछ नहीं है। कॉन कॉल्स में मतलब वही है कि मैनेजमेंट वही मतलब घुमा फिरा के रिकवरी का बात करता है और यही बोलता है कि वी आर होपफुल के H2 बेटर होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, आप देखोगे कुछ कुछ कंपनीज का जो एकदम प्रॉपरली गाइडेंस देता है, ठीक है, बिकॉज लेट से उनको ऑर्डर्स दिख रहा है, डिमांड दिख रही है, और वो कंपनी लेट से स्केल अप कर रहे हैं, और वो एक मतलब एक गाइडेंस देता है विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, वर्सेस मैनेजमेंट होता है जो गाइडेंस देता है सिर्फ उम्मीद पे, मतलब कि लाइक वी आर होपफुल ऑफ अ रिकवरी इन H2 और Q3 Q4। मतलब उस सिचुएशन में क्या है ना कि मतलब मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता है कि बोलनी क्या है, तो इस तरह से बात करना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू डिफेंड दिस कंपनी ना, बिकॉज एक सीईओ एक कंपनी का एक एम्प्लॉय तो है एट द एंड ऑफ द डे। तो अभी देखिए, अभी तो ये हो गया आपका सेंचुरी प्लाई। अब हम बात करते हैं स्टाइलम लैमिनेट्स की, ठीक है। तो ये लैमिनेट्स का वन ऑफ द प्लेस है, इनका लैमिनेट्स का ही ज्यादा बड़ा एक पोर्टफोलियो है। इनका 2/3 के ऊपर इनका एक्सपोर्ट से आते हैं। बाय द वे एक और पॉइंट है बिफोर आई टॉक अबाउट स्टाइलम इन अ लिटिल मोर डिटेल, यहां पे बात आती है कि लाइक प्लाईवुड कंपनीज एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज क्या बोला मैंने, इंडिया में इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे आप प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे आपका मार्जिन थोड़ा सा बेटर रहती है। मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वो यूरोप का मार्केट, मिडिल ईस्ट का मार्केट में जाते हो तो वहां से फॉर एग्जांपल आप ये जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, बिकॉज इंडिया में क्या है ना, ये प्लाईवुड हो या लैमिनेट्स हो, इनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स उतना बिकता नहीं है। सबको यहाँ पे वही एकदम सबसे सस्ता वाला प्लाईवुड चाहिए, लाके लगा दो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस, राइट, कि अगर कोई कंपनी का लेट से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स वही है ना कि जितना आप ज्यादा बेचोगे मतलब उतना ही आपका मार्जिन एक्रेटिव होगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन अगर आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बेचना है तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे मार्केट बेटर होता है, वहां पे यू गेट पेड बेटर देन व्हाट यू डू इन इंडिया, ठीक है। तो यही एक बात है। तो यहाँ पे जो स्टाइलम का जो मैं बात
कर रहा हूं, इसीलिए आप देखोगे स्टाइलम का 70% ऑफ सेल्स उनका एक्सपोर्ट से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब देखिए स्टाइलम का तो पिछले बहुत क्वार्टरों से मैं देख रहा हूं इनका सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं है। मतलब इफ यू लुक एट देयर FY24 ओवर FY23 नंबर्स, आई थिंक सेल्स फेल डाउन, ठीक है। आई थिंक सेल्स 5-7-10% के रेंज में सेल्स वेंट डाउन और कोई भी क्वार्टर में ग्रोथ नहीं था। इस क्वार्टर में मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा बहुत ग्रोथ वापस आई है। मतलब मैं सेल्स ग्रोथ का बात कर रहा हूं, द सेल्स ग्रू आई थिंक 12-13-14% के रेंज में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दैट वाज ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स। तो उनका भी मैनेजमेंट ने वही बताया कि हमारा जो भी ये 12-14% का ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट के मार्केट से हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड एकदम, मतलब डोमेस्टिक मार्केट का हालत बुरा है। आई थिंक स्टाइलम का जो डोमेस्टिक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है दैट डिग्रू इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर और वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन वही है एट एन ओवरऑल लेवल अगर मैं देखूं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स का भी अगर नंबर देखूं, हाउ डू यू कैलकुलेट वॉल्यूम्स? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ शीट्स बेचा है, शीट्स SHEETS, ठीक है, शीट्स ऑफ लैमिनेट्स दैट दे हैव सोल्ड। तो पिछले साल Q2 में या H1 में उन्होंने जितना नंबर ऑफ शीट्स बेचा, इस बार उतना नंबर ऑफ शीट्स ही बेचा, गॉट इट। और शायद इन्होंने थोड़ा बहुत वही है अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स वगैरह थोड़ा चेंज किया होगा, एक्सपोर्ट मार्केट है ना, वहां पे थोड़ा बेचा होगा, इसीलिए कंपनी का मैंने पैट यहां पे नहीं लिखा, वो आप एक बार जाके देख लेना। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए सेल्स 12-14% से बढ़ा एंड वॉल्यूम्स वही के वही फ्लैट ही है, ठीक है। मतलब देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट दिस कंपनी, ना सेंचुरी का कुछ बोल सकता हूं ना स्टाइलम का। अब चलो ग्रीन पैनल का बात करते हैं एंड ये रोना धोना का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रीन पैनल बेसिकली क्या है, वो बेसिकली सबसे ज्यादा वो वुड पैनलिंग पे फोकस करते हैं, MDF में ज्यादा फोकस करते हैं देन लेट्स से सिंपल प्लाई और लैमिनेट्स, ठीक है। ये इनका नीश है ग्रीन पैनल का। तो ग्रीन पैनल का भी वही है, इनका जो प्लाईवुड वाला वॉल्यूम्स है दैट इज डाउन। MDF का जो वॉल्यूम्स है डोमेस्टिक मार्केट में दैट आल्सो फेल आई थिंक 4-5% YOY इन Q2। सो पॉइंट ये है कि इनमें कुछ बोलने का है ही नहीं। और ओवरऑल अगर मैं ग्रीन पैनल का पूरा सेल्स का नंबर बताऊं, सेल्स फेल 15%, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो एटलीस्ट सेंचुरी प्लाई और स्टाइलम में एटलीस्ट सेल्स में ग्रोथ तो है। मैं Q2 ओवर Q2 का नंबर बता रहा हूं, लेकिन यहां पे इनका तो एकदम सेल्स 15% से घट गया। तो देखिए जिसका सेल्स ही इतने रेट से घटता है उनका क्या मार्जिन देखना और क्या EPS का ग्रोथ या डीग्रोथ देखना। लेकिन वही है, मतलब एकदम कुछ नहीं है। और ग्रीन पैनल में एक और बुरी बात यही है ना कि देखो जब आपका सेल्स घट रहा है ना, उसका एक और चीज क्या है कि आपको इंक्रीमेंटली और ज्यादा बिजनेस नहीं मिल रहा है। हाउ डू यू नो आल्सो दैट? उनके प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करो। सो पिछले साल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 72%, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है इस Q2 के बाद? 62%। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो बढ़नी चाहिए ना। वी एक्चुअली वुड वांट कंपनीज जिनका एग्जिस्टिंग प्लांट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज टचिंग 100 और वो नया प्लांट खोल रहे, गॉट इट। तब तो हम उस स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करेंगे और पैसा बनाएंगे ना, बिकॉज वहां पे ग्रोथ है, राइट। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्लांट में तुम्हारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं तो मतलब दैट्स नॉट अ गुड साइन, है ना। बिकॉज देखिए पिछले साल भी तो Q2 में मॉनसून हुआ था। आई नो इस बार मॉनसून थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन वही है ना कि तुम्हारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घट रहा है, 15% से तुम डिग्रो कर रहे हो सेल्स को। एंड स्पेशली व्हेन तुम्हारे जो दोनों अदर कॉम्पिटिटर्स है सेंचुरी और स्टाइलम, वो लोगों ने एटलीस्ट सेल्स का तो ग्रोथ दिखाया, राइट। मार्जिन प्रेशर तो सब में है, लेकिन उन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया, तुमने वो भी नहीं दिखाया। सो ये हो गया ग्रीन पैनल का। मतलब देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और ये लोग वही अपने कॉन्कॉल में और वही अपने PPT में वही बोला, आई थिंक PPT में ही पढ़ा मैंने, वही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का बात कर रहे हैं। अब क्या है का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स? अब तुम्हारा टोटल सेल्स ही नहीं ग्रो करता है तो इसके बारे में क्या बात करें। एक छोटी कंपनी है सिल्वन प्लाई करके, बिकॉज इसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा और इनका आई गेस कॉल या PPT वैसा कुछ है नहीं, बहुत छोटी एक कंपनी, आई थिंक SME एक स्टॉक है। इसका आप देख सकते हो, इनका नंबर्स एक्चुअली क्या है, फ्लैट आया है, ठीक है। मतलब H1 FY25 ओवर H1 FY24 में फ्लैटिश आया है इनका, और मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखा है, ठीक है। एंड अब देखिए ना, यही तो पॉइंट है ना कि अगर स्पेस में ग्रो नहीं कर रहे 6-7 प्लेयर्स, तो एक प्लेयर को बहुत अच्छे रेट से ग्रो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। वो बहुत मतलब कम सेक्टर है, 1-2 सेक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेन पेपर बनाने वाला जो कंपनी है, जो राइटिंग इक्विपमेंट वाला, डोम्स इंडस्ट्रीज 20-25% से ग्रो करता है, जबकि बाकी तो 5% से भी ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन वैसा सिचुएशन है जबकि एक प्लेयर एकदम बहुत अच्छा खेल रहा है और बाकी प्लेयर्स के कुछ हो नहीं रहा है, वो जनरली होता नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए मैं देख रहा हूं कि मतलब कोई कंपनी मुझे मिला ही नहीं जो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बोलता है ना, बंगाली में एक कहावत है गोबरे पद्म फूल, ठीक है, मतलब गोबर में फूल, ठीक है। लेकिन यहां पे तो मुझे कोई फूल दिख नहीं रहा है, सिर्फ गोबर ही गोबर है। सो ये हो गया सिल्वन प्लाई का। अब चलिए फिर उसके बाद हम करते हैं यहां पे एक सेकेंड, हाँ ड्यूरोप्लाई का बात करते हैं। उनका एक ब्रांड है ड्यूरो करके, ठीक है। अब इसका भी वही है, सेल्स ग्रू ओनली 9% के आसपास।
मतलब ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। एंड अगेन हैविंग सेड दैट, कंपनी का वही है कि ड्यूरोप्लाई का एक अच्छी बात है कि इनका मार्जिन प्रोटेक्ट हुआ, और मैनेजमेंट ने भी वही बोला कि लाइक देखो टिम्बर का प्राइसेस इतना बढ़ गया, फिर भी हमने अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट किया। और इनका क्या है ना, ड्यूरोप्लाई का इनका मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस भी होता है, आउटसोर्स भी करते हैं। लेकिन पॉइंट वही है ना, अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग को इन हाउस किया तो तुम्हारा और भी यहाँ पे मार्जिन बढ़ता है, राइट। तो कंपनी को और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करनी चाहिए, बिकॉज देखिए ये सब प्लाईवुड वगैरह वगैरह ये सब चीजें ना आपका एकदम एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो यहाँ पे भी अगर आपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग को भी पूरा आउटसोर्स कर दिया तो आपके लिए क्या बचता है, ठीक है। सो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स ये कंपनी भी वही बोल रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमें बेचना है, वरना मार्जिन कैसे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं है और आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आपको बेच नहीं पा रहे हो, तो कहां से मतलब आपका ईपीएस बढ़ेगा। सो ये हो गया। और लास्ट जो कंपनी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअली द बेस्ट कंपनी अमंग द लॉट, जो मुझे सही लगती है, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जो अपना गाइडेंस दे के रखा है। इवन ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी अपने गाइडेंस पे वो बरकरार रहा। वो है कि 25% से हम अपने सेल्स को ग्रो करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। अब ये कंपनी का नाम है धाबरिया पॉलीवुड, ठीक है। तो बेसिकली धाबरिया पॉलीवुड क्या है ना, ये आप देखोगे इनका एक पॉलीमर का पोर्टफोलियो है। ये यूपीवीसी, सीपीवीसी का विंडोज एंड डोर्स वगैरह बनाते हैं। ये एग्जैक्टली प्लाई का नहीं है, ठीक है। अब सोचो धाबरिया के साथ दूसरों का डिफरेंस यही है, मतलब अगर आप ये पीवीसी और यूपीवीसी का सामान बनाते हो, मतलब क्या है, मतलब यहां पे आप सोचो ये सारे फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लाई वगैरह आप देखोगे वो टिम्बर से बनता है, तो बेसिकली क्या है, प्लाई में मेंटेनेंस भी ज्यादा है, वो खराब होने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो धाबरिया का वही कहना है कि देखिए हम ये जो फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये उतना ही लेवल का एस्थेटिक्स लाते हैं, राइट। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपका मेंटेनेंस भी कम है और खर्चा भी बचता है ना। तो उनका यही कहना है, तो इसलिए मुझे ये वाले कंपनी थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू द अदर। इनका जो पूरा पीवीसी का जो पूरा प्रोफाइल है, ठीक है, मतलब ये सब वो सीलिंग्स वगैरह बनाते हैं, फ्लोरिंग, फिर उसके बाद दरवाजे का काम, खिड़की का काम, ये सब बनाते हैं। तो इनका पीवीसी का जो प्रोफाइल है दैट इज 60%, फिर उनका यूपीवीसी विंडोज का एक प्रोफाइल है, ठीक है, दैट इज 25% ऑफ सेल्स। और फिर उनका एक मॉड्यूलर फर्नीचर का भी एक डिवीजन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, उनका ये जो विंडो वाला डिवीजन है, यूपीवीसी डिवीजन है विंडो का, इसमें प्रॉब्लम आया। क्यों? बिकॉज विंडो का काम मतलब एक्सटीरियर ना, कोई बिल्डिंग का। अब इतना बारिश हुआ, जैसे मैंने बताया ना वीडियो के बिगिनिंग में, इतना बारिश हुआ कि आपका ये काम ही बंद हो गया या काम पोस्टपोन्ड हो गया। तो इसलिए वो वाले जो सेगमेंट है यूपीवीसी विंडो, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं आया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल सेल्स जो मैनेजमेंट ने 2 क्वार्टर पहले बता के रखा था कि हम 25% से ग्रो करेंगे, लेकिन वो किया नहीं। मतलब यहाँ पे कंपनी ने किसने रेट से ग्रो किया, मैं बता रहा हूँ सिर्फ 6% से। तो इनका सिर्फ 6% से ग्रो किया और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली 16% से ग्रो किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वही है कि आपने जो गाइड किया वो आपने किया नहीं है। लेकिन कॉन कॉल में उन्होंने ये बताया दैट दे आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट टू गिव यू अ 25% का ग्रोथ इन सेल्स इन FY25 ओवर 24। नाउ हियर इज द गेम, राइट। अगर मैं Q1 और Q2 को मिला के अगर मैं H1 बोलूं तो कंपनी का हार्डली कुछ 11-12% का ग्रोथ में कैलकुलेट कर सकता हूं। अब अगर तुमको 25% पूरा साल का करना है, दैट मींस यू हैव टू डू नॉर्थ ऑफ 30% इन H2 ओवर लास्ट H2, है ना। तो दिस बिकम्स अ बिग टास्क। तो एक एनालिस्ट ने ये भी पूछा था मैनेजमेंट से, तो उनका जवाब है कि लाइक हम कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कर पाता है कि नहीं, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे वी आर नोबडी हियर टू जज, ठीक है। क्या पता अगर Q3 Q4 बहुत अच्छा हो गया, इनका 40% का ग्रोथ आ गया, तो 40 और 11 मिला लो तो आपका 25। मतलब अगर मैं वेटेड एवरेज भी लेता, मतलब वेटेड एवरेज अगर मैं नहीं भी लेता हूं, लेट से मैं सेल्स को इक्वल भी पकड़ता हूं, H1 इक्वल टू H2, ठीक है, तब भी मैं देख रहा हूं कि वो 25% के आसपास के ऊपर ही होगा, है ना। लेकिन वो तो हमें देखना पड़ेगा। बट फॉर नाउ मैं इस कंपनी में पैसा नहीं डालूंगा। क्यों? बिकॉज तुमने 25 बोला और तुमने किया कितना, 11। बिकॉज 25% का देखो मार्केट में ना ये नहीं होता है कि लाइक रीजन क्या है। बहुत लोग मैं देखता हूं जब कंपनी अंडर परफॉर्म करती है तो वो रीजन ढूंढती है कि लाइक इसके वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से नहीं हुआ। लेकिन मार्केट इज अ रैशनल बीस्ट, ठीक है। मार्केट में अगर आप ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर करोगे तो भाई तुम्हारा स्टॉक नीचे जाएगा या एटलीस्ट ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब नीचे कितना जाएगा या साइडवाइज मूवमेंट करेगा कि नहीं, दैट इज तो मतलब क्या है, मतलब शेयर होल्डर पैसा नहीं बना रहे। तो यहां पे वही है, कंपनी का भी वही कहना है कि लाइक यू नो दे आर वेरी बुलिश ऑन द मॉड्यूलर फर्नीचर वाला स्पेस, और उनको लगता है ये जो यूपीवीसी विंडो वाला स्पेस ये भी कम बैक कर जाएगा। अब देखना पड़ेगा, बिकॉज इनका एक फ्लूट पैनल का सेगमेंट है मॉड्यूलर। बिकॉज देखो जो फ्लूट पैनल, पता नहीं मैं कैसे दिखोगे, आप देखोगे ऐसे फ्लूट होता है ना, उसके जैसे आप देखोगे दीवारों में वुड पैनल का आता है। ये जो मेरे पीछे जो वुड है ऐसे कलर में आप देखोगे फ्लूट टाइप का आता है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो वो दिखने में अच्छा लगता है। तो ये कंपनी वो फ्लूट पैनलिंग में
बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यही कबर्ड वबर्ड बनाने में ही ये वो लोग काम करते हैं, ठीक है। ये कबर्ड बोलो, दरवाजा बोलो, ये सब चीजों में बोलो, घर का इंटीरियर का ना एक्चुअली। सो बेसिकली ये फ्लूट पैनल हो जाए या आपका मॉड्यूलर फर्नीचर हो जाए, यहाँ पे ये इनका मार्जिन ज्यादा है। तो अगर ये लोग यहाँ पे अच्छा करेगा तो आगे जाके कंपनी को और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। बिकॉज देखिए अल्टीमेटली बात वही है ना, इफ यू कैन डू 25% इन सेल्स, ठीक है, और उसके साथ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है बिकॉज यू कैन सेल मोर ऑफ दिस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लाइक मॉड्यूलर फर्नीचर एंड फ्लूट पैनल्स, देन ऑफ कोर्स देन तुम्हारा ईपीएस 50% से भी ग्रो कर सकता है। एंड देन the it will be shareholder accretive, not when you are growing at 5-6% and you keep saying कि हम कर देंगे and all that। मतलब देखिए अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर हूं, मैं नहीं हूं बाय द वे, ठीक है, लेकिन मैं इनका Q3 का नंबर पहले देखना चाहता हूं। अगर मैं देखूंगा Q3 ओवर Q3 में 30% के आसपास किया, तब मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई तुम 25% कर पाओगे पूरे साल का। लेकिन अगर मैं देखता हूँ Q3 में रिजल्ट आता है और वो भी 10-12% करता है, तब तो भाई तुम्हें गाइडेंस फिर तो घटाना ही पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि ये अगर आप ये पूरे प्लाईवुड और ये सब जो लैमिनेट्स का स्पेस देखोगे, इनका Q4 बेस्ट क्वार्टर होता है इन एवरी सीजन, ठीक है। Q4 बेस्ट होता है और इनका लीनेस्ट होता है Q2 बिकॉज ऑफ मॉनसून। फिर आता है आपका Q1 एंड Q3 इंटरचेंजेबली। लेकिन द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से हियर इसके लिए, आई नो Q4 विल बी योर बेस्ट, बट वुड यू बी एबल टू ग्रो लेट्स से एट 40%? मतलब आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे वो थोड़ा बहुत नंबर्स का कॉन्फिडेंस चाहिए बिफोर आई कैन, बिकॉज देखिए मुझे कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर गाइडेंस हाई करता है ना, मतलब उसका डिमांड सिनेरियो तो ठीक है ना, वरना वो हाई गाइडेंस क्यों देगा? गॉट इट? तो वैसे कंपनीज को मुझे ट्रस्ट करके पैसा रखना है, लेकिन मैं उसमें आगे जाके और बढ़ाऊं या घटाऊं वो डिपेंड करेगा एग्जीक्यूशन पे ना, राइट? सिर्फ भरोसे पे तो मैं रख नहीं सकता हूं। एंड ऑफ कोर्स आगे जाके अगर रिजल्ट और खराब होता गया, जैसे ऐसे 6-7% का अगर ग्रोथ आता गया, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को गाइडेंस घटाना ही पड़ेगा और फिर क्या होगा? स्टॉक का और डीरेटिंग होगा। तो इसी से आप देखोगे पीई का डीरेटिंग रीरेटिंग होता है इस एंगल से भी। सो ये हो गया बात। अब तो चलो देखते हैं, बिकॉज आई गेस मैंने सारे ये सब जो 1 2 3 4 5 6 कंपनीज को मैंने टोटल कवर कर लिया। आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि मतलब मैं तो नहीं बोल सकता हूँ आप क्या करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि मैं तो ये पूरा स्पेस से दूर रहता हूँ, ठीक है। और ये स्पेस सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले 3-4 क्वार्टर, कोई भी एक क्वार्टर उठा के देख लो, यही सेम बवाल चल रहा है। एक तरफ हाई कॉम्पिटिशन, प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, और दूसरे तरफ तुम्हारा कहीं पे भी मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में प्रॉब्लम आया, टिम्बर का कभी प्रॉब्लम आता है, ये वो आता है। और मुझे लगता है ऐसे कोई कंपनी है ही नहीं स्पेस में जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, ठीक है। मतलब देख के लगता नहीं है किसी का कोई ब्रांड है या कोई मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है अनऑर्गेनाइज स्पेस से। और कॉन कॉल्स मतलब सुन के बहुत ही एवरेज लगता है। और ठीक है, मेरा काम है देखो ट्रैक करना, क्या पता कल मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिल जाए स्पेस में। तो इसलिए मैं यही बोलता हूं ना, कोई अच्छा बुरा परमानेंटली नहीं होता है। जो आज अच्छा है इसका मतलब ये भी नहीं कि परमानेंटली वो अच्छा रहेगा फ्यूचर में, और जो आज बुरा है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो परमानेंटली फ्यूचर में बुरा रहेगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली खेल इसीलिए बहुत मजेदार है, ठीक है। इसीलिए तो एक्टिव इन्वेस्टिंग दुनिया का सबसे बढ़िया गेम है मेरे लिए, ठीक है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए ट्रैक करते रहो, बिकॉज अगर आप ट्रैक करते रहोगे ना, बुरे टाइम में कंपनी को भी पैसा मत डालो, लेकिन ट्रैक करो, अपना दिमाग लगाओ, पढ़ो कॉन कॉल्स को, ठीक है। पढ़ के छोड़ दो लेकिन अपडेटेड रहो, क्योंकि जिस दिन मौका आएगा ना, आप सबसे पहले उस स्टॉक में पैसा डालोगे। समझ में आ रहा है? जो लेट से ट्रैक नहीं करता है वो तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। मतलब क्या है, वो स्टॉक जब वहां से 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये तो कंपनी अच्छा किया, बिकॉज तब वो स्क्रीनर में जाके पिछला डेटा देखेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे आपको वो जो इंडिकेटर्स है वो ढूंढना पड़ेगा कि कब कौन मैनेजमेंट गाइडेंस बढ़ाती है या कब किसी का रिजल्ट अच्छा आता है। जैसे ये जो कंपनी है आपका, ये जो क्या नाम है इस कंपनी का, मैं भूल रहा हूं, धाबरिया पॉलीवुड, ठीक है। ये धाबरिया पॉलीवुड में मैं बहुत दिनों से इंटरेस्टेड हूं, लेकिन फिर क्या होता है ना, इनका नंबर्स ही नहीं आता है, और इनका कॉन कॉल से भी मुझे ये नहीं लगा, कोई अश्योरिटी नहीं मिला कि ये पक्का कर लेगा, ठीक है। मुझे उनका 1 क्वार्टर का नंबर दिखना चाहिए, ठीक है, जिससे मुझे लग सकता है कि हाँ भाई, बिकॉज उन्होंने 4 साल का 25% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस ठोका है, राइट। सो माई पॉइंट इसके लिए, ठीक है 4 साल तो छोड़ो, अब FY25 में अगर मुझे कोई एक क्वार्टर दिख भी नहीं रहा है, तो फिर मैं FY26 और 27 का क्या सोचूं, है ना। तो यही हो गया बात। अब देखिए ऐसे स्टॉक्स का वैल्यूएशन के बारे में बात करके फायदा है नहीं, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स बढ़ता नहीं है, बिकॉज कोई भी पीई में हो, 5 हो या 50 हो या 500 हो, द पॉइंट इज अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, अगर ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ नहीं है, मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है, मैनेजमेंट कॉन कॉल में ऐसे पैसे कर रहा है जो कि बहुत ही एवरेज हो, तो यहां पे आप देखोगे कोई भी पीई में स्टॉक मतलब पैसा नहीं बनता है। सो ये हो गया बात।
ये हो गया कुछ 6-7 कंपनीज, आई थिंक 6 कंपनीज मैंने किया। आई गेस अभी आपको ये पूरा वो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ये प्लाईवुड और लैमिनेट्स और विनियर ये सब का अभी थोड़ा बेटर नॉलेज मिल गया। ऐसे ही मैं हर क्वार्टर में करता हूं, समझ में आ रहा है आपको? तो ताकि क्या होगा, इट हेल्प्स यू टू ट्रैक अ बिजनेस, प्लस मुझे भी हेल्प होता है बिकॉज मैं अगर वीडियो बनाने से पहले मैं भी डिटेल में पढ़ता हूं ना, राइट। और मैं बहुत ऐसे सेक्टर्स को ट्रैक करता हूं, कंपनीज को ट्रैक करता हूं। तो मेरा कहना है कि जब मैं खुद पढ़ रहा हूं, मैं आपके साथ वो बांटू और सब मिलके सीखते हैं, है ना। तो यही तक करते हैं ये वाले वीडियो। आपका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो या क्लैरिफिकेशन हो, आप यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।